हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, जिसमें हमने पिछला वीडियो जो था हमारा वो एज ऑफ जॉनसन पे सेंटर था। उसमें हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो जैसा कि सीरीज का पैटर्न चल रहा है कि हम पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम एमसीक्यूज लेके आते हैं। तो एमसीक्यूज लाने का बेसिकली मोटिव यही है कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर सकें एमसीक्यू पैटर्न में, यानी आपको पता चल सके कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, आपने थ्योरी से जो सीखा है वो आपके माइंड में कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए एमसीक्यू लाना बहुत जरूरी है। तो एमसीक्यू आपका रिवीजन करवा देगा आपने जितना भी थ्योरी पार्ट में कंप्लीट किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि सेंटर्ड है एज ऑफ जॉनसन और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एज ऑफ जॉनसन थी उसका सेंट्रल फिगर कौन से राइटर थे इनमें से, सैमुअल रिचर्डसन या फिर सैमुअल जॉनसन या अलेक्जेंडर पोप या जोनाथन स्विफ्ट। बताइए इनमें से कौन है। अगर थ्योरी वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी तरीके से बता लेंगे, और अगर थोड़े से बुद्धिमान है तो यहाँ से जॉनसन लिखा हुआ है तो आप सैमुअल जॉनसन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड एज ऑफ जॉनसन का था वो था 1748 से लेके 1748 से लेके 1798। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 1798 में यहाँ पे लिरिकल बेलाड का फर्स्ट एडिशन जो होता है ना, फर्स्ट एडिशन यहाँ पे पब्लिश हो जाता है, जिससे क्या होता है रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो एज ऑफ जॉनसन है यहाँ पे एंड हो जाता है 1798 में। क्लियर? इस क्वेश्चन से जितने भी डाउट्स हो सकते थे उनको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच लिटरेरी वर्क इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द एपिटम ऑफ सेंसिबिलिटी इन द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको बताना जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी यानी एज ऑफ जॉनसन था उसमें कौन सा ऐसा वर्क था जो एपिटम ऑफ सेंसिबिलिटी बोला जाता था। ठीक है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है पैमेला बाय सैमुअल रिचर्डसन, या गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट, या प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, या क्लैरिसा बाय सैमुअल रिचर्डसन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है पैमेला, गुलिवर्स ट्रैवल और प्राइड एंड प्रेजुडिस, यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। सही ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पे वो है क्लैरिसा बाय सैमुअल रिचर्डसन। तो क्लैरिसा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, एपिस्टोलरी नॉवेल। और थ्योरी वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एपिस्टोलरी नॉवेल मैंने बताया है कि किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1748 में। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग हो जाती है एज ऑफ जॉनसन की तो वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी की तो वो 1748 से होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसकी जो पब्लिशिंग डेट इसी वजह से रखी गई है एज ऑफ सेंसिबिलिटी की 1748। अब दूसरी चीज ये है कि इसका फुल टाइटल क्या है। तो फुल टाइटल है इसका क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, अ यंग लेडी। ठीक है, तो ये इसका फुल टाइटल हो गया, और इसके जो राइटर हैं वो है सैमुअल रिचर्डसन। याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या बोला जाता है, एपिटम ऑफ सेंसिबिलिटी इन द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप ऑफ पोएट्स नोन फॉर देयर melancholic एंड रिफ्लेक्टिव वर्स ऑफ्टन सेट इन चर्चयार्ड्स बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या लिटरेरी स्कूल था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी लोग जो राइटर्स वगैरह थे या पोएट्स थे वो यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिंतन करते थे। ठीक है, तो बताइएगा कि मतलब वो कौन सा ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पोएट्स कौन थे इनमें से, टाइटल बताइए जो मतलब मेलंकॉली यानी दुख भरी परेशानियों पे, मृत्यु के बारे में चर्चा करते थे यहाँ पे बैठ के। तो द रोमांटिक पोएट यहाँ पे, या फिर द मेटाफिजिकल पोएट्स, द लेक पोएट्स, या फिर द ग्रेवयार्ड्स पोएट। ठीक है, तो जब बात करते हैं मेलंकॉली के बारे में तो हम जाएंगे ग्रेवयार्ड्स के साथ। ठीक है, ग्रेवयार्ड्स मेनली क्या, ग्रेवयार्ड्स पोएट जो थे इस टाइम पे काफी ज्यादा ये स्कूल ऑफ लिटरेरी स्कूल काफी ज्यादा फेमस रहा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर बैठ के लोग क्या करते थे,
मृत्यु के बारे में चिंतन करते थे, अपनी दुख भरी चिंता करते थे, मृत्यु क्यों होती है इस पे। तो इसको कब्रिस्तान के कवि, देखिए ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के कवि, यानी कि ये दुख भरी चीजों पर अपना बेफिजूल बहस करते थे। ठीक है, द लेक पोएट्स कौन थे? एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। ठीक है, अब इनको क्यों बोलते थे लेक पोएट? तो क्योंकि इनका जन्म जो है ना वो झीलों के किनारे हुआ था, दैट्स व्हाई हम इनको बोलते हैं द लेक पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे ये हमारे थे जॉन डन। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें थे। और रोमांटिक पोएट्स जो थे वो भी यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और जॉन कीट्स, ये सब थे। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और इस तरीके से जो हमारा जो मेलंकॉली थीम पे जो बात करता था, यानी कि उदासी चिंता भरी बातें करता था, मृत्यु के बारे में चिंता करता था, और उसको बोलते थे ग्रेवयार्ड पोएट। और इसको एक और टर्म दिया जाता है चर्चयार्ड पोएट। ठीक है, चर्चयार्ड पोएट्स। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, यानी कि ग्रेवयार्ड पोएट को हम कौन सा और नाम से जानते हैं? तो चर्चयार्ड पोएट, यहाँ पे देखिए लिखा भी है चर्चयार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे होगा ग्रेवयार्ड पोएट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन फॉर राइटिंग द इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन? तो बताइए ये वर्क जो है ये किसका है? अलेक्जेंडर पोप, या फिर सैमुअल रिचर्डसन, या सैमुअल जॉनसन, या जेन ऑस्टन? तो आपको ये क्वेश्चन तो पूरी तरीके से रट गया होगा कि ये जो वर्क है, इस तरीके का वर्क पहली बार लिखा गया था उस टाइम पे, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए सैमुअल जॉनसन, और ये पब्लिश हुई थी ये 1755 में, 1755 में पब्लिश हुई थी। क्लियर? तो ये डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सैमुअल जॉनसन के साथ हम जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है, विच लिटरेरी फॉर्म गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन? एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस सबसे ज्यादा फेमस हुई थी? तो द नॉवेल, द एपिक पोएम, द पेस्टोरल, द ओड। तो यहाँ पे हम द नॉवेल के साथ जाएंगे। इस टाइम पे नॉवेल्स काफी ज्यादा पब्लिश हुई, और काफी अच्छी अच्छी नॉवेल्स यहाँ पे इस एज में आपको देखने को मिलेगी, तो हम नॉवेल्स के साथ जाएंगे, द नॉवेल्स। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल? यानी कि नॉवेल का नाम क्या है? टॉम जोन्स। which is often regarded as a representative work। और रोमांटिक पोएट्स जो थे वो भी यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और जॉन कीट्स, ये सब थे। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और इस तरीके से जो हमारा जो मेलंकॉली थीम पे जो बात करता था, यानी कि उदासी चिंता भरी बातें करता था, मृत्यु के बारे में चिंता करता था, और उसको बोलते थे ग्रेवयार्ड पोएट। और इसको एक और टर्म दिया जाता है चर्चयार्ड पोएट। ठीक है, चर्चयार्ड पोएट्स। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, यानी कि ग्रेवयार्ड पोएट को हम कौन सा और नाम से जानते हैं? तो चर्चयार्ड पोएट, यहाँ पे देखिए लिखा भी है चर्चयार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे होगा ग्रेवयार्ड पोएट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन फॉर राइटिंग द इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन? तो बताइए ये वर्क जो है ये किसका है? अलेक्जेंडर पोप, या फिर सैमुअल रिचर्डसन, या सैमुअल जॉनसन, या जेन ऑस्टन? तो आपको ये क्वेश्चन तो पूरी तरीके से रट गया होगा कि ये जो वर्क है, इस तरीके का वर्क पहली बार लिखा गया था उस टाइम पे, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए सैमुअल जॉनसन, और ये पब्लिश हुई थी ये 1755 में, 1755 में पब्लिश हुई थी। क्लियर? तो ये डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सैमुअल जॉनसन के साथ हम जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है, विच लिटरेरी फॉर्म गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन? एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस सबसे ज्यादा फेमस हुई थी? तो द नॉवेल, द एपिक पोएम, द पेस्टोरल, द ओड। तो यहाँ पे हम द नॉवेल के साथ जाएंगे। इस टाइम पे नॉवेल्स काफी ज्यादा पब्लिश हुई, और काफी अच्छी अच्छी नॉवेल्स यहाँ पे इस एज में आपको देखने को मिलेगी, तो हम नॉवेल्स के साथ जाएंगे, द नॉवेल्स। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल? यानी कि नॉवेल का नाम क्या है? टॉम जोन्स। which is often regarded as a representative work of the age of Johnson। तो बताइए इसके राइटर कौन है? सैमुअल रिचर्डसन, या हेनरी फील्डिंग, या लॉरेंस स्टैनली, या सैमुअल जॉनसन?
बताइए। और ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वर्क था। कब लिखा गया था, यानी कि ये स्टार्टिंग में ही लिखा गया होगा, बताइए। सैमुअल जॉनसन होंगे या नहीं होंगे, या फिर इसका ऑप्शन लॉरेंस स्टैनली है, या हेनरी फील्डिंग है, या सैमुअल रिचर्डसन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हेनरी फील्डिंग। ठीक है। अब इसके फुल टाइटल की बात कर लिया जाए तो इसका फुल टाइटल का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग ए फाउंडलिंग। पब्लिश्ड कब हुई थी? तो पब्लिश्ड डेट भी लिख लीजिए इसकी, 28 फरवरी 1749 को। ठीक है। यानी कि 1748 से स्टार्ट होती है हमारी एज ऑफ जॉनसन, उसी के बाद, उसी तुरंत बाद ये वर्क लिखा गया 1749 में। दैट्स वाई हम इसको रिप्रेजेंटेटिव वर्क कहते हैं एज ऑफ जॉनसन का। क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, जिसको लिखा है हेनरी फील्डिंग। क्लियर? इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फिगर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबेल सैवेज। ठीक है। आपको बताना है कि नोबेल सैवेज जो ये कॉन्सेप्ट है, इससे कौन एसोसिएट है? अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, या जीन जैक्स रूसो, या जोनाथन स्विफ्ट। तो थ्योरी वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा कि इसका आंसर जीन जैक्स रूसो है, जिनका मानना ये था कि मनुष्य तब तक ही सभ्य है जब तक वो इंडस्ट्रियल लाइफ की करप्शन में नहीं जकड़ जाता। ठीक है। इस तरीके से जब तक वो नेचुरल चीजों का ही उपयोग कर रहा है, उसके साथ आनंदित हो रहा है, तब तक ही वो क्या है? नोबेल सैवेज है। ठीक है। इस वजह से इनको ये वो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। जीन जैक्स रूसो, जो कि एक महान नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिकवाद थे, प्रकृतिवाद के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पेरियोडिकल एडिटेड बाय सैमुअल जॉनसन वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। बताइए इसमें से कौन सा वर्क था जो सैमुअल जॉनसन ने एडिट किया था, जो काफी ज्यादा पब्लिकेशन में काफी ज्यादा इसका इन्फ्लुएंशियल रोल रहा उस टाइम पे। तो द स्पेक्टेटर इसका ऑप्शन होगा, या फिर द टैटलर होगा, द रैम्बलर होगा, या द इडलर होगा। बताइए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे द स्पेक्टेटर जो है, ये हमारा जो मैगजीन है ये, ठीक है, मैगजीन है, जिसको पब्लिश किया था जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टील। ठीक है। इन दोनों ने मिलके ये मैगजीन को पब्लिश किया था। ओके। अब यहाँ बात करते हैं द टैटलर की। तो द टैटलर भी एक तरीके की मैगजीन है। किसकी? तो रिचार्ड स्टील की। ठीक है। और द रैम्बलर और द इडलर, ठीक है, ये दो यहाँ पर हो जाते हैं किसके? सो इन दोनों के जो राइटर हैं वो है सैमुअल जॉनसन। ठीक है। और इसका जो पब्लिकेशन था यहाँ पे द इडलर का, वो था 1761, 1761। और जो यहाँ पर द रैम्बलर है, इसका था 1750। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा द रैम्बलर होगा। ठीक है। द रैम्बलर, क्योंकि ये पहले पब्लिश हुई थी, और सबसे ज्यादा मतलब पेरियोडिकल इनका जो वर्क था ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल उनका पब्लिकेशन था इस टाइम पे। तो हम रैम्बलर के साथ जाएंगे, 1750, सैमुअल जॉनसन। ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शन जो है इनके बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम 3-4 क्वेश्चन उसके साथ कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात हो जा रही है कि हमको द स्पेक्टेटर मैगजीन के जो पब्लिशर्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है, द टिटलर मैगजीन किसने लिखी। तो ये सब मैगजीन्स आपको पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा? आप इसी मतलब क्लासेस के दौरान ही तो पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन सबको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल एवेलिना। ठीक है। एवेलिना विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्ली एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंटल नॉवेल, यानी कि किस तरीके की? तो सेंटिमेंटल नॉवेल ड्यूरिंग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी में एवेलिना जो एक वर्क था, जो कि एग्जाम्पल था सेंटिमेंटल नॉवेल का। तो बताइए इसके राइटर कौन है? फ्रांसिस बर्नी, या फिर मैरी वोllstonecraft, या फैनी बर्नी, या फिर मारिया एडजवर्थ। ठीक है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है?
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे फ्रांसिस बर्नी होगा, और ये पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश हुई थी ये 1778 में। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमने ये एवेलिना को समझ लिया कि ये एक सेंटिमेंटल नॉवेल है, 1778 में ये पब्लिश हुई थी। इसके राइटर्स हैं, राइटर है फ्रांसिस बर्नी। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज एसोसिएटेड विद द ग्रेवयार्ड पोएट्स मूवमेंट ड्यूरिंग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी? यानी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे एक लिटरेरी स्कूल्स ऑफ पोएट्री था, लिटरेरी स्कूल्स ऑफ पोएट्री था, जिसका नाम क्या था? ग्रेवयार्ड, ग्रेवी ग्रेवयार्ड या फिर चर्च यार्ड। ठीक है, चर्च यार्ड भी इसको बोलते थे। चर्च यार्ड। ओके। तो इससे आपको बताना है कि इस ग्रुप से कौन से राइटर्स एसोसिएट थे, विलियम वर्ड्सवर्थ या थॉमस ग्रे या अलेक्जेंडर पोप या जॉन कीट्स। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं होते हैं, अलेक्जेंडर पोप तो यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, और जॉन कीट्स यहाँ पे ग्रेवयार्ड पोएट से भी नहीं एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो थॉमस ग्रे होगा। थॉमस ग्रे का एक फेमस वर्क आपने सुना होगा, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो बेसिकली वो इसी से इंस्पायर होके लिखी गई है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ जॉनसन? यानी कि एज ऑफ जॉनसन की शुरुआत किस इवेंट से मानी जाती है? द इंग्लिश सिविल वॉर, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, नहीं, और तो बहुत पहले की बात हो जाती है, ये दोनों बातें बहुत पहले की हो जाती हैं। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर द जैकोबाइट रेबेलियन, बताइए यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो क्या है? तो यहाँ पे जैकोबाइट जैक रेबेलियन जो हम लोग पढ़ रहे थे मिडिल एज में, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम जाएंगे किसके साथ? द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो कि हुआ था 1688 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जेम्स सेकेंड जो था वो वहां पे एक कैथोलिक था, जिससे वहां के लोग जो थे बहुत ज्यादा अफ्रेड थे कि ये कैथोलिक है। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो विलियम ऑरेंज जो कि नीदरलैंड का था उसको इनवाइट करते हैं। तो जब वो यहाँ पे आता है अपनी आर्मी को लेके यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो किंग जेम्स जो सेकेंड थे वो बिना लड़े ही यहाँ पे भाग जाते हैं। इस तरीके से वो पूरी तरीके से वहां पे उस थ्रोन पे कब्जा कर लेता है, और इस तरीके से हम इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि बिना रक्त के आप क्रांति हो जाना। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच मोनार्क रेन्ड ड्यूरिंग द मेजोरिटी ऑफ द एज ऑफ जॉनसन? यानी कि सबसे ज्यादा टाइम पे इस एज ऑफ जॉनसन में कौन से मोनार्क थे? तो क्वीन एन या फिर किंग चार्ल्स सेकेंड या फिर किंग जॉर्ज थर्ड या क्वीन विक्टोरिया। तो यहाँ पे किंग चार्ल्स सेकेंड नहीं होंगे। ठीक है, और क्योंकि ये रेस्टोरेशन पीरियड में आए थे, और क्वीन एन भी यहाँ पे नहीं होंगी, तो हम जाएंगे किंग जॉर्ज थर्ड के साथ। ठीक है, किंग जॉर्ज थर्ड के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। सो इनका रेंज जो था वो 1760 से लेके 1820 तक था। ठीक है, 1820 तक। तो इस तरीके से इनका सबसे ज्यादा मेजोरिटी टाइम रहा इस एज में। किंग जॉर्ज थर्ड। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जॉर्जियन एरा भी बोलते हैं, मैंने बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सिग्निफिकेंट इवेंट इन्फ्लुएंस द लिटरेरी लैंडस्केप ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन लीडिंग टू अ फोकस ऑन मोरल वैल्यूज एंड सोशल कमेंट्री? तो बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा जिसने मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया लिटरेरी लैंडस्केप को एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे? ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे लिटरेरी लैंडस्केप का कोई मतलब नहीं। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट हमारा आंसर होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे राइट हो जाता है। वो ये कब से कब तक था, यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में है ये। तो ये कब से कब तक हुआ था? तो फिफ्थ में 1789 से लेके ये हुआ था 9 नवंबर 1799 तक। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला था, इसको याद रखिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पॉलिटिकल फिगर्स पॉलिसीज एंड रेन ग्रेटली इम्पैक्टेड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन, यानी कि किसके रेन में किसकी पॉलिसीज ने उस टाइम की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे उसको इम्पैक्ट किया। तो यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये तो रेस्टोरेशन के पहले का टाइम था। अब इन तीनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है, विलियम पिट द यंगर, या फिर रॉबर्ट वॉलपोल, या फिर यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, इनकी पॉलिसीज ने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर लिटरेरी इनोवेशन, यानी कौन सी मेजर लिटरेरी इनोवेशन हुई थी इस टाइम पे जिसने प्रोज राइज ऑफ प्रोज फिक्शन का काम किया, यानी प्रोज को आगे बढ़ाने के उसके डेवलपमेंट में उसके राइज में काफी ज्यादा काम किया। तो बताइए कौन सा लिटरेरी लिटरेरी जॉनर था उस टाइम पे, मेजर लिटरेरी जॉनर था एज ऑफ जॉनसन के टाइम में जिसने कंट्रीब्यूट किया प्रोज फिक्शन में। द एपिक पोयम, पोयम प्रोज में नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, तो ये हमारा गलत हो जाता है। का इससे द नॉवेल, द सोनेट, सोनेट तो भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो हमने दो इलिमिनेट कर लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, द इससे या फिर द नॉवेल। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे, तो इस एज में सबसे ज्यादा जो फेमस चीज थी तो वो था नॉवेल। नॉवेल इस टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस जॉनर था, फेमस जॉनर था। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ एज ऑफ जॉनसन, यानी कि एज ऑफ जॉनसन का जब एंड हो रहा था उसी टाइम पे एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, उसके बारे में बात की जा रही थी, जिसने लीड किया, लीडिंग टू इंक्रीज पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी पॉलिटिकल तनाव को पैदा किया, एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, इस तरीके की चीजें हुई इस इवेंट से। बताइएगा वो उस इवेंट का नाम क्या है, द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा, इसको तो हमने बहुत पहले पढ़ा है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। द एबोल्यूशन ऑफ स्लेव ट्रेड, ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। द पीटरलू मैस्करेड, द पासिंग ऑफ द कॉर्न लॉस, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर वो है द पीटरलू मैस्करेड। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ना एक सबसे बड़ी सभा थी उस टाइम पे, लोग मांग कर रहे थे, जो मजदूर और किसान कमजोर वर्ग जो थे उनकी एक सबसे बड़ी सभा थी, कहाँ पर, पीटर्स फील्ड इन मैनचेस्टर में। जो अपने वोट देने के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे, अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उनपे क्या होता है कि वहां पे इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, बहुत सारे लोगों पर उनको आक्रमण कर दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। इसी मतलब एक तरीके की ट्रेजेडी हो जाती है बहुत बड़ी उस टाइम पे, तो इसी को बोला जाता है पीटरलू मैसकरे। और इसको याद रखिएगा, जो पीटर्स फील्ड इन मैनचेस्टर में हुई थी। और ये कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1890। सो क्लियर कर लेते हैं, हमारा ये जो आंसर है यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो ये इवेंट था जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो उस टाइम पे जब एंड हो रहा था, सिग्निफिकेंट वाज द एंड ऑफ एज ऑफ जॉनसन, उस टाइम पे ये इवेंट हुआ था द पीटरलू मैस्करे, जिसमें बहुत बड़ी सभा रखी गई थी मजदूरों की, किसानों की, जो कि अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमें उनके राइट्स दे, उन्हें वोट का अधिकार देना चाहिए। तो ये सब मांग कर रहे थे, उसी में उनके ऊपर बहुत सारा ये अटैक कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को पीटरलू मैस्कर बोलते हैं। और पीटर्स फील्ड इन मैनचेस्टर 16 अगस्त 1890 में हुआ था। ये तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट अमंग द ग्रेवयार्ड्स पोएट। ठीक है, एक एक ग्रेवयार्ड पोएट थे, सबसे पहली चीज, तो एक चीज हमको ये पता चल गई। दूसरी चीज है नोन फॉर हिज वर्क सच एज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यानी कि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कि ग्रेवयार्ड पोएट्स कौन थे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये वर्क किसने लिखा है। तो इसमें एक सिमिलर चीज है कि हमको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसमें वो ग्रेवयार्ड पोएट भी हो, साथ ही साथ इस वर्क का राइटर भी हो। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है, थॉमस ग्रे या विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर यहाँ पे सैमुअल टेलर कॉलरिज, या फिर विलियम ब्लेक। तो यहाँ पे बताइए सही ऑप्शन कौन सा है।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा हो जाता है वो थॉमस ग्रे के साथ हम जाएंगे। ये ग्रेवयार्ड पोएट थे और इनका जो ये वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1751 में। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन है इसको क्लियर कर लिया कि थॉमस ग्रे कौन थे, ग्रेवयार्ड पोएट थे और इनका ये वर्क काफी ज्यादा फेमस है ग्रेवयार्ड पोएट्री में, द एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच periodical फाउंडेड ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे इसका फाउंडेशन हुआ था, इस periodical मैगजीन का, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड फोस्टरिंग लिटरेरी डिबेट। ठीक है, तो बताइए ये कौन सी मैगजीन है, इसमें द स्पेक्टेटर या फिर द टैटलर एंड द रैम्बलर या फिर द गार्जियन। बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाता है वो द स्पेक्टेटर है, जिसको किसने लिखा था, तो जोसेफ एडिशन, एंड रिचार्ड स्टील, स्टील ने इसको लिखा था। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन क्लियर कर लिया, द स्पेक्टेटर किसने लिखा था। सो द टैटलर भी यहाँ पे देख लेते तो ये भी रिचार्ड स्टील की है, और यहाँ पे जो रैम्बलर है ये है सैमुअल जॉनसन की, सैमुअल जॉनसन की। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा जिसने सेव किया पब्लिक ओपिनियन और लिटरेरी जो डिबेट्स थी उन पे मतलब अपना काम किया, तो वो था ऑप्शन हमारा द स्पेक्टेटर, जिसको लिखा था जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टील ने मिलके। एक ये पेरियोडिकल मैगजीन थी, यानी कि ये क्या थी, तो ये एक मैगजीन थी। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिग्निफिकेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, क्रिटिसिज्म एंड बायोग्राफी। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है, जोनाथन स्विफ्ट या फिर अलेक्जेंडर पोप या सैमुअल जॉनसन या डेनियल डोफे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यानी कि लेक्सिकोग्राफी से आपको पता हो जाना चाहिए, इसका तो नाम मैंने कई बार लिया है और इसको इसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो वो है सैमुअल जॉनसन। तो सैमुअल जॉनसन के साथ जाएंगे, इनका जो ये वर्क है इसको याद रखिएगा, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई थी, तो 1755 में। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे सैमुअल जॉनसन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लिटरेरी क्लब फाउंडेड बाय सैमुअल जॉनसन इन 1764 में। ठीक है, provided a forum for writers, intellectuals and artists to gather and discuss literature and ideas। यानी कि इस टाइम पे एक स्कूल ऑफ पोएट्री यानी कि क्लब को, इन्होंने लिटरेरी क्लब को फाउंडेशन किया, जिसमें लोग क्या करते थे, जो राइटर्स होते थे, इंटेलेक्चुअल्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, पेंटर्स होते थे, तो वो क्या करते थे, वो वहां पे बैठ के अपने आइडियाज को डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे उस पे। तो बताइए सही ऑप्शन इसमें क्या है, किस क्लब का फाउंडेशन किया था, किस लिटरेरी क्लब का फाउंडेशन किया था यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने, द स्क्रिबलरस क्लब या फिर द ब्लूम्सबरी ग्रुप या फिर द लूनर सोसाइटी, द लिटरेरी क्लब। बताइए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हमारा है द लिटरेरी क्लब। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब किया था, तो 1764 में इसको किसने बनाया था, तो जो सैमुअल जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, तो मेंबर्स पर से भी पूछ लिया जाता है, तो मेंबर्स कौन कौन से, तो देखिएगा इसके कौन कौन से थे मेंबर। तो यहाँ पे सैमुअल जॉनसन तो इसके फाउंडर हो गए, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो सर जोसुआ रेनॉल्ड्स, और हमारे एक और यहाँ पे है मिस्टर एडमंड बर्ग, एडमंड बर्ग। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे और इम्पोर्टेंट है डॉक्टर क्रिस्टोफर, ये क्रिस्टोफर मॉर्लोग नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रिस्टोफर मॉर्लोग नहीं है ये। और ओलिवर गोल्ड स्मिथ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ, और सर जॉन हॉकिंस, सर जॉन हॉकिंस।
ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो जाते हैं इस क्लब के, ठीक है, तो ये याद रखेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, विच लिटरेरी फिगर ऑफ द एज ऑफ जॉनसन फेमसली रोट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस। एक वर्क तो ये हो गया द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस एंड द लंडन लंडन से, ठीक है। तो ये दोनों पोएम्स किसने लिखी हैं, तो बताइएगा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस एंड लंडन किसने लिखा, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप या फिर सैमुअल जॉनसन या हेनरी फील्डिंग। सही ऑप्शन इसमें से क्या है, तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होता है वो सैमुअल जॉनसन ने ये दोनों वर्क को लिखा था, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, जो कि पब्लिश हुआ था 1749 को, और लंदन यहाँ पे पब्लिश हुआ था 1738 को। क्लियर। तो ये दोनों वर्क किसके हो जाते हैं, ये दोनों वर्क हो जाते हैं सैमुअल जॉनसन के, और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, या फिर पूछा गया है सैमुअल जॉनसन ने एज ऑफ जॉनसन में कौन सा लिटरेरी क्लब को का फाउंडेशन किया था, तो द किट कैट क्लब यहाँ पे रॉन्ग, द ब्लूम्सबरी ग्रुप यहाँ पे रॉन्ग, द स्क्रिबलर्स क्लब यहाँ पे रॉन्ग, द लिटरेरी क्लब के साथ हम जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा राइट हो जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन, रॉबिन्सन क्रूसो बाय डेनियल डॉफे, या फिर गुलिवर्स ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, या टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, या पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, जो कि पब्लिश हुआ था 1749 में, ठीक है, यानी इस एज की शुरुआत में ये पब्लिश हुआ था। तो इस वजह से हम जाएंगे किसके साथ, टॉम जोन्स के बाद, टॉम जोन्स के साथ बाय हेनरी फील्डिंग ने इसको लिखा था, इसके राइटर कौन थे, हेनरी फील्डिंग, और ये क्या थी, एक नॉवेल थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, who was the renowned biographer and diarist who was member of literary club and wrote the life of Samuel Johnson। तो अगर थ्योरी वीडियो कंप्लीट किया है तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज और पोएट्स को डिस्कस किया था, प्रोज राइटर और पोएट्स को डिस्कस किया था। तो उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन राइटर्स को तो मैंने बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया था, जिनका ये वर्क है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये एक बायोग्राफी है, इस बायोग्राफी के राइटर का नाम आपको बताना है, ये एक बायोग्राफी है, ठीक है। बताइए इसके राइटर कौन है, डेविड गैरिक या जेम्स बॉसवेल या फिर जासुआ रेनॉल्ड्स या ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इंडिकेशन ये भी है कि ये लिटरेरी क्लब जो है, लिटरेरी क्लब के मेंबर थे। तो यहाँ पे जेम्स बॉसवेल, जैसुआ रेनॉल्ड्स एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये तीनों हैं हमारे लिटरेरी क्लब के मेंबर, यानी कि मेंबर तो हैं ये लिटरेरी क्लब के, बट ये जो बायोग्राफी है ये इन्होंने नहीं लिखी है, तो ये लिटरेरी क्लब के मेंबर हो जाते हैं। तो नहीं, इसमें से ये दो जो है यहाँ पे नहीं है, ये ये केवल मेंबर है इसके, बाकी जो जेम्स बॉसवेल है ये तीनों यहाँ पे मेंबर हैं, बट इन तीनों में से कोई एक ही है जिसने ये वर्क लिखा है, तो वो है जेम्स बॉसवेल, ठीक है। जेम्स बॉसवेल ने इनका बायोग्राफी लिखा था। क्लियर। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जिससे ये काफी ज्यादा फेमस हो गए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच लिटरेरी फिगर अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सैमुअल जॉनसन वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द लिटरेरी क्लब, ठीक है। यानी कि पहली चीज तो ये है कि ये सैमुअल जॉनसन के क्लोज फ्रेंड थे, और दूसरी चीज ये है कि ये मेंबर थे लिटरेरी क्लब के, जिसका फाउंडेशन किया था सैमुअल जॉनसन ने, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा है द विकार ऑफ वेकफील्ड। अब इनके राइटर का नाम बताइए, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट या फिर लॉरेंस स्टैनले या ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ हो जाएगा, और इसका पब्लिकेशन डेट पूछा जाए यानी कि पब्लिश्ड कब हुई थी, तो पब्लिश्ड हुई थी ये 1766 में, ठीक है। तो ये इसका जॉनर क्या है, तो जॉनर है ये एक नॉवेल है, नॉवेल। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होता है ओलिवर गोल्डस्मिथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच नॉवेल बाय सैमुअल रिचर्डसन पब्लिश्ड इन 1714 40 इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल, ठीक है। कैसी, तो एपिस्टोलरी नॉवेल एंड अ की वर्क ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक नॉवेल है सैमुअल रिचर्डसन की जो कि पब्लिश हुई है 1740 में, इसका मतलब एक इसकी विशेषता क्या है कि ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, यानी कि लेटर और यहाँ पे
सॉरी लेटर, और यहाँ पे लिखा गया है ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेशन में जो वर्क लिखा जाता है लेटर और डॉक्यूमेंट के फॉर्मेशन में, उसको बोलते हैं यहाँ पे एपिस्टोलरी नॉवेल। इस तरीके से आप बताइए कि कौन सा वर्क है यहाँ पे सैमुअल रिचर्डसन का। बताइए पामेला या क्लैरिसा या जोसेफ एंड्रयूस या फिर रॉबिन्सन क्रूसो। बताइए इनमें से कौन सा वर्क है यहाँ पे। तो रॉबिन्सन क्रूसो तो मैंने आपको बताया है डैनियल डूफे का है ये। डैनियल डोफे का है ये। और जोसेफ एंड्रियोस क्लैरिसा या पामेला, बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो पामेला यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हु इज ऑथर ऑफ द फेमस डिक्शनरी एंड एसे टुवर्ड्स अ रियल कैरेक्टर एंड द फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वर्क है इनका पब्लिश्ड इन 1668 विच इन्फ्लुएंस लेटर लेक्सिकोग्राफर्स इंक्लूडिंग सैमुअल जॉनसन। ठीक है, तो बताइए ये वर्क किसका है। तो यहाँ पे बताइए इसका वर्क किसका है। ये सैमुअल रिचर्डसन या जॉन मिल्टन या जॉन लॉक या फिर जॉन विल्किंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो जॉन लॉक हो जाता है यहाँ पे। और ये पब्लिश हुआ था 1668 में। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच लिटरेरी फिगर नोन फॉर हिज सैटारिकल वर्क सच एज ए मॉडेस्ट प्रपोजल। तो पहली बात तो ये सटायर के लिए अपने जाने जाते थे। और इसके बाद बताइए ये जो वर्क है इनका ए मॉडेस्ट प्रपोजल, तो ये कौन सा इनका वर्क जो है ये किसने लिखा। ठीक है, ये एक सटारिस्ट थे जिन्होंने एक ये वर्क लिखा था ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जो कि एक एस्से था। ठीक है, एस्से था, पब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1729 को। बताइए इसको लिखा किसने, अलेक्जेंडर पोप या जोनाथन स्विफ्ट या लॉरेंस स्टैनली या डेनियल डोफे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे वो जोनाथन स्विफ्ट हो जाता है। जोनाथन स्विफ्ट का ये वर्क था जो कि एक सटायरिस्ट थे, मॉडेस्ट प्रपोजल। ठीक है, इससे था पब्लिश हुआ था 1729 में। क्लियर। तो यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल एंड वर्क वर्क सच एज रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स। तो बताइए ये दोनों वर्क किसने लिखा है। ड्यूरिंग द लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी के टाइम पे ये लिखा गया था। तो ये वर्क्स बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो एंड वन मोर इज मॉल फ्लैंडर्स। तो आपको बताना है ये वर्क किसने लिखा था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं हेनरी फील्डिंग या फिर सैमुअल रिचर्डसन या डेनियल डोफे या फिर जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डेनियल डोफे हो जाएगा। इसका मैंने ट्रिक भी पिछले वीडियो में बताया है कि क्या है, बताइएगा आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएट प्ले राइट एंड एक्टर वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द लिटरेरी क्लब। यानी कि लिटरेरी क्लब का ये भी एक मेंबर था, नोन फॉर हिज कोलेबोरेशन विद सैमुअल जॉनसन एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा। जो कि याद किए जाते हैं अपने मतलब कोलेबोरेशन वर्क के लिए जो सैमुअल जॉनसन के साथ था, और अपने कंट्रीब्यूशन जो कि इन्होंने इंग्लिश ड्रामा के एरिया में दिया। बताइए कौन है इसमें से, डेविड गैरिक या फिर जॉशुआ रेनॉल्ड्स या एडमंड बर्क या फिर रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन। बताइए। तो इसमें से ये तीनों जो है यहाँ पे ये तो है लिटरेरी क्लब के मेंबर, बट इसमें से सही ऑप्शन आपको बताइए सही ऑप्शन क्या है। डेविड गैरिक, जॉशुआ रेनॉल्ड्स या एडमंड बर्क। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होता है वो डेविड गैरिक हो जाता है। डेविड गैरिक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है। हम इसी के साथ जाएंगे। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट थे। सो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे उनको कंप्लीट किया था। टोटल 30 एमसीक्यूज को कंप्लीट किया है। और इस एज से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे मैक्सिमम उनको बनाया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको इसमें इंक्लूड किया गया। इस तरीके से हमने बेस्ट सेशन बनाने की कोशिश किया है। सो अब गाइस आप लोगों को पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई रिस्पॉन्स है आपका देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा जो कि एक सीरीज में चल रहे हैं, तो अपने इंग्लिश लिटरेचर को अच्छा बनाने के लिए और उससे मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अपने इंग्लिश लिटरेचर को एकदम बूस्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और इस जो एमसीक्यू सेशन के द्वारा
आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाएंगे कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा है या आपने अपनी किताबों में जितना पढ़ा है, तो क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है, यानी कि एबल है उसको करने में। तो इससे आपको अपनी एबिलिटी के बारे में भी पता चलेगा। इस तरीके से हमारा मोटिव यही है कि हम इंग्लिश लिटरेचर के प्रति आपकी समझ को बढ़ा सकें। तो इसी इसी विचार के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।